मेंस फिजिक डिवीजन। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इस डिवीजन की प्रेडिक्शन। और फाइनली अब ये मेंस फिजिक डिवीजन ऐसी हो गई है जो हिस्ट्री का बेस्ट लाइनअप लेकर के आ रही है। वही पुरानी यादें, वही पुराने बॉडी बिल्डर्स, हमारे फेवरेट जेरेमी बुएंडिया, जेरेमी पोइटविन, रायन टेरी, कोई भी हमारा जो फेवरेट एथलीट उस टाइम पे 2016-15 में हुआ करता था, वो सारे ऑलमोस्ट सारे एथलीट आपको देखने को मिलेंगे। आखिरकार इसके अंदर ब्रेंडन हेनरिक्सन भी है जो अपना लास्ट ओलंपिया खेलने वाले हैं। तो ये एक ऐसा लाइनअप हो रहा है जो इस बार बन गया है सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर एथलीट से भरा हुआ। और ये एथलीट्स पॉपुलर होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव भी हैं। देखो कुछ एथलीट्स अपना एक पहले से नाम लेकर के आते हैं जैसे जेरेमी बुएंडिया जैसे, लेकिन आजकल के एथलीट्स ऐसे हैं जो पोटेंशियल लेकर के आते हैं, वो प्रैक्टिकली जीतने वाले एथलीट्स में। तो दोनों तरीके के एथलीट्स आपको इसमें मिलेंगे। यही है मज़ा इस वाली डिवीजन का। और इस बार का तो हाल ऐसा हो गया है कि जो हमारे चैंपियन है यानी कि एरिन बैंक्स, वो ही हार करके बैठे हुए। हमारे रेनिंग चैंपियन ही अपना लास्ट शो नहीं जीत पाए जो था लीजेंड स्पोर्ट्स, लेकिन ओलंपिया जीत करके बैठे हैं। तो ओलंपिया जीतने के बाद जब कोई एक छोटा शो हार जाता है ना, तो बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा मान के चलते हैं ना दोस्तों, चैंपियन का पंजा शेर का पंजा होता है, जिसकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होती है टाइटल पे। अगर वो पकड़ भी ढीली पड़ने लग जाए तो सवाल खड़े होने लगते हैं कि अब ये भी नहीं तो फिर कौन। रेनिंग चैंपियन ही हार करके बैठा हुआ है, वो भी उस एथलीट से जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। यही लीजेंड स्पोर्ट्स में हमने देखा एरिन बैंक्स को हारते हुए कायरन होल्डन से। वो कायरन होल्डन जिनके बारे में किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ये मेंस फिजिक में दोबारा भी खेलेंगे, क्योंकि क्लासिक में जा चुके थे। अचानक से मेंस फिजिक में दोबारा आते हैं, एक शो जीतते हैं तो थोड़ा बहुत नाम होता है, लेकिन जब आ जाते हैं डायरेक्टली एरिन बैंक्स के सामने और उनको चैलेंज करने लग जाते हैं और उनको हरा के चले जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब क्या एरिन बैंक्स की जगह कायरन होल्डन ले लेंगे। तो इतने सारे नाम है, ब्रेंडन हेनरिक्सन से लेके जेरेमी बुएंडिया तक, कायरन होल्डन से लेके एरिन बैंक्स तक, और इसीलिए प्रेडिक्शन करनी और भी ज्यादा टफ हो जाती है ये समझने के लिए कि इनमें से कौन नया चैंपियन बनेगा। हम एक बार निगाह डालेंगे सारे एथलीट्स के पिछले साल की प्लेसिंग पे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे इन सारे एथलीट्स के हाल ही के अपडेट्स को लेकर के जो पूरे साल भर इन्होंने दिखाए। इससे हमें बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर फाइनली थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे। एंड की बिल्कुल वीडियो जो होगी ना 3 से 4 मिनट की, उसके अंदर सारा का सारा मेन सार है, समरी है। आप डायरेक्टली जाकर चाहो तो उसको भी जाकर के देख सकते हो। मजा आएगा अगर शुरू से वीडियो पूरी देखोगे। चलो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले अपने भाग के साथ में। ये आ जाता है पिछले साल के रिजल्ट्स। तो लास्ट ईयर सबसे पहले नंबर 1 पे इसमें आए थे एरिन बैंक्स, जिन्होंने अपना सबसे पहला मेंस फिजिक का खिताब जीता। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर पहुँचा दिया था ब्रेंडन हेनरिक्सन को। मैंने प्रेडिक्शन भी कुछ ऐसी ही करी थी कि ये होगा, और वो एक तुक्के वाली बात होती है प्रेडिक्शन, तो तुक्का मेरा तब फिट हो गया था। इसके बाद में थर्ड नंबर पर पिछले साल आए थे डियोगो फेरेरा, जो जजिस के एक बहुत ही पसंदीदा एथलीट हैं। चौथे नंबर पर इसमें आ गए थे चार्जो ग्रैंड। एक साल पहले तक 12वें नंबर पे थे, डायरेक्टली एक साल के अंदर अंदर 12वें से चौथे पे, तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाता है। और चार्जो की शेप भी अपनी लाइफ की बेस्ट शेप थी, इसीलिए एकदम चौथे पे आ गए। 5वें प्लेस पे एक नए एथलीट ने अपनी जगह बनाई और ये नाम था एडवन फरेरा। छठे पर कायरन होल्डन चले गए थे, जिनसे उम्मीद थी कि भाई ये तो थर्ड आते हैं, पर जब ऐसा नहीं हुआ ना, तो कायरन खुद से इतने निराश हो गए कि इन्होंने मेंस फिजिक को बाय बाय कर दिया। इसी के बाद से तो ये क्लासिक में गए थे, और जब पूरे साल क्लासिक में कुछ नहीं कर पाए तो मेंस में वापस आ गए। और देखो इस बार क्या धमाका मचा दिया इन्होंने। इसके बाद अगर 7th प्लेसिंग की बात करूं तो इसमें रायन टेरी आए थे। अब रायन टेरी की बहुत अच्छी फिजिक थी इस वाले मिस्टर ओलंपिया के अंदर, और पहले से काफी बेहतर रायन थे ये इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस। 8वें पर इसके अंदर आ गए थे दोस्तों कॉरे मोरिस। कॉरे मोरिस अपनी लाइफ की बेस्ट शेप लेकर के आए थे उस टाइम तक, क्योंकि कॉरे कभी भी छिले हुए नहीं आते थे उस समय से पहले। लेकिन पिछले साल एकदम ये शार्प आए और इसका नतीजा निकला कि ये 8th प्लेसिंग मिस्टर ओलंपिया में अपनी ले आए। 9th नंबर पर इस पे गए थे अली बिलाल, जिनके लिए मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये टॉप 10 के अंदर प्लेस हो जाएंगे। तो अगेन वो तुक्का भी मेरा फिट हो गया, लेकिन अली बिलाल उस टाइम पे काफ़ी अच्छे दिखाई भी दिए थे। काफ़ी बड़ी बात थी एक नए एथलीट के लिए टॉप 10 में अपनी जगह बना लेना ओलंपिया में। इसके बाद 10th प्लेस पर गए अपने पुराने चहीते आंड्रे फर्जूसन। आंड्रे की लाइफ की वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक थी और इसलिए इनकी वर्स्ट प्लेसिंग लग गई। मतलब आप समझ के चलो एक नया एथलीट अली बिलाल जैसा भी आंड्रे फर्जूसन को हरा के जा रहा है। तो यहाँ तक इतने ही रिजल्ट्स थे। इसके बाद वाले जितने भी एथलीट्स हैं, कुछ नामी एथलीट्स हैं, नाम ले लेता हूँ। 15वें नंबर पर गए इसमें कार्लोस डी ओलिवेरा, जो 6th आते थे ओलंपिया में, एकदम से झटके से नीचे 15वें पे। उसके बाद 16वें नंबर की ही बारी आती है, क्योंकि उसके आगे हम काउंटिंग नहीं करते।
तो 16वें पर अहमद शौकरी गए, जो काफ़ी बड़े बल्कि एथलीट है, लेकिन हमेशा ही पीछे रहते हैं बिकॉज प्रपोर्शंस उतने अच्छे नहीं है और कभी भी कंडीशन नहीं आते। यही 16वें नंबर पर भुवन चौहान भी गए, इंडिया की आन बान शान। उसके बाद से इस नंबर ने इनकी जितनी प्लेसिंग को डुबोया उससे ज़्यादा इनकी एक इमेज को भी ख़राब करा, और उसके बाद से बिटरनेस काफ़ी बढ़ गई फैंस के अंदर भुवन चौहान को लेकर के। इसके बाद दोस्तों कोई ज़्यादा फेमस नाम नहीं है, फर्कनर हैं इसमें, ये भी 16वें पे थे, और स्टीवन काओ बिल्कुल एंड के 16वें नंबर पर आए। तो सारे ये बहुत ही नीचे के एथलीट्स हैं। भुवन चौहान, स्टीवन काओ, अहमद शौकरी, ये वो एथलीट्स नहीं है जो ओलंपिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ओलंपिया को रिप्रेजेंट हमेशा की मैं जैसी बात बोलता हूँ उसके टॉप लीडर्स ही करते हैं। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूँ इस साल एथलीट्स कितने आ रहे हैं। दोस्तों इस साल 47 मेंस फिजिक एथलीट्स क्वालिफाइड है ओलंपिया के लिए। पिछली बार ये नंबर था 72 का, और ये सबसे बड़ा नंबर पिछले साल अचीव करा था इस डिवीजन ने, क्योंकि पिछले साल तो हालत ऐसी थी, ना सिर्फ मेंस फिजिक, हर एक डिवीजन में ओलंपिया वालों ने कहा था कि आ जाओ, जितने एथलीट्स आ सकते हो। प्रो शो खुला करवा रहे हैं ताकि ओलंपिया में भीड़ जमा कर सके, और सही में स्पेक्टेटर्स इतने बोर हुए थे जिसकी कोई हद नहीं थी। क्लोज टू 400 कॉम्पिटिटर्स क्वालिफाइड थे सारी डिवीजन्स के मिला करके। तो ये बहुत बड़ा नंबर था जो पिछले साल अचीव किया था ओलंपिया ने, और ये कोई बहुत शान वाली बात नहीं थी। उसका एक प्रेस्टीज होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं ओलंपिया में। सारे क्वालिफाई करने लग जाएंगे एक दिन तो फिर वो ओलंपिया क्या रहेगा। तो पिछले साल ओलंपिया की रेपुटेशन को एक डैमेज पहुंचा था इससे, तो इसीलिए इस बार इन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करा, प्रो शोज थोड़े से कम करवाए पिछले साल के मुकाबले, ताकि कम एथलीट्स क्वालिफाई हो पाए ओलंपिया में। और इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि अभी हाल ही में एक रूल में बदलाव आया है कि हर एक डिवीजन में टॉप 3 एथलीट्स जो ओलंपिया में आएंगे वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई होंगे अगले साल के ओलंपिया के लिए। इससे पहले टॉप 5 एथलीट्स जो ओलंपिया में आते थे वो अगले साल के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाते थे, लेकिन अब ये संख्या घट के टॉप 3 की ही रह गई है। इससे एक सही फायदा होगा, क्योंकि वैसे भी एथलीट्स इतने सारे प्रो शोज तो खेलते हैं पूरे साल, तो वहाँ से इतनी क्वालिफिकेशंस बटोर लेते हैं ओलंपिया की। तो इसलिए इन्होंने अब ओलंपिया की जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन होती थी अगले साल के लिए वो टॉप 5 से घटा के टॉप 3 कर दिया। मैं आपको बता दूं 90s में प्रो शोज इतने कम होते थे कि ओलंपिया में टॉप 10 भी क्वालिफाई हो जाते थे अगले साल का ओलंपिया खेलने के लिए। तो टॉप 10 से आज हम टॉप 3 तक आ गए हैं, ज्यादा प्रो शोज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। चलो अब हम आते हैं अपने वीडियो के दूसरे सेक्शन पे, जो है अपडेट्स वाला सेक्शन। स्टार्टिंग करते हैं चैंपियन के साथ, एरिन बैंक्स। इस साल एरिन ने क्या करा? इस साल एरिन ने दोस्तों जेरेमी बुएंडिया को चैलेंज करा और उनको नीचे गिराने की कोशिश करी। एरिन का हमेशा ये रहता है कि मैं ऊपर हूँ ये समझो, लेकिन दूसरा इतना नीचे वो भी समझो तुम, और पूरी की पूरी रेपुटेशन ख़राब कर देते हैं सामने वाले एथलीट की। लेकिन उससे होता ही है कि आप अपनी खुद की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो। क्राउड को हम्बल लीडर पसंद आता है, एरोगेंट लीडर नहीं। कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहता है इनके अंदर, बॉडी क्योंकि अच्छी है। इस दौरान एरिन ये फैसला करते हैं कि चलो एक शो खेल लेते हैं लीजेंड स्पोर्ट्स के नाम से। इन्होंने चैलेंज करा यहाँ पर बड़े से बड़े एथलीट्स को कि मेरे खिलाफ कम्पीट करने आओ, और सोचो चैलेंज भी किसने एक्सेप्ट किया? उस एथलीट ने जो खुद अपनी प्लेसिंग से परेशान होकर मेंस फिजिक को छोड़ के चला गया। वो आता है और यहाँ पर चैंपियन को हरा के चला जाता है। फिजिक की बात करूं तो कायरन होल्डन की फिजिक, देखो अपडेट एरिन बैंक्स का दे रहा हूं, पर कायरन होल्डन की फिजिक की बात कर रहा हूं तो इनकी फिजिक पहले से मच इंप्रूव्ड दिखाई दी लीजेंड स्पोर्ट्स के अंदर। हालांकि कायरन अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखा चुके थे इससे पहले डेटोना प्रो में, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने लीजेंड स्पोर्ट्स में अपनी बेस्ट फिजिक दिखाई थी। दोनों फिजिक्स बहुत ही ज्यादा शार्प, बहुत ही ज्यादा राउंड थी। कट्स जिस तरीके से होनी चाहिए, रिबनेस जिस तरीके से होनी चाहिए, वो चीजें ऑन पॉइंट थी। वहीं एरिन के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? ऐसा नहीं है कि एरिन कोई शार्प नहीं थे, ऐसा हो गया कि ग्लाइकोजन ओवर हो गया उनकी बॉडी में, और यही होता है पीक का मिस होना। आप ओवर कार्ब लोडिंग कर लेते हो, आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन मसल से निकल के बाहर स्किन के नीचे आने लग जाता है। ऐसे में क्या हो रहा है, मसल्स आपकी सॉफ्ट दिख रही है, ना एब्स का सेक्शन क्लियर, ना बैक का सेक्शन क्लियर। तो ये ऐसी गलतियां होती हैं जो कुछ आवर्स लगते हैं, कुछ घंटे लगते हैं इन गलतियों को सुधरने में, और वही उसी टाइम पे शो हो रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं पीक करना उस दिन, उस पॉइंट पे शो वाले दिन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पीक कर लो या उससे पहले अच्छे दिख जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन आपको जज कर रहा है? जजिस तो उस वक्त शो में बैठे हुए जज करेंगे ना, उस टाइम आप ख़राब दिख रहे हो। तो इससे क्या समझ आता है? मैं अगर अपनी समझ बताऊं तो मुझे लगता है कि एक चैंपियन ये समझ गया होगा कि ये गलती मैंने किस वजह से करी थी, एग्जैक्टली वो रूट कॉज क्या था, क्यों मैंने ओवर कार्ब लोडिंग कर ली थी, ग्लाइकोजन क्यों मसल से बाहर गिर रहा था, उसने समझ लिया होगा अब तक। अगर वो नहीं समझेगा तो इस बार चैंपियन नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार एरिन कोई नए नुस्खे ना अपनाए, कुछ बढ़िया दिखने के चक्कर में कुछ ओवर ट्राई ना कर दे। ऐसे में क्या होता है, आप कई बार अच्छे तो दिखते हो, पर ज्यादातर ऐसा होता है कि आप ना खराब कर लेते हो सब कुछ। तो एक जो चैंपियन होता है ना, वो अपने पीक वीक के प्रोटोकॉल में ज्यादा फेर बदल नहीं करता, और इसीलिए कह रहा हूँ एरिन का इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रैब रहने वाला है टाइटल के ऊपर दोबारा से। अभी के अपडेट्स अगर हम देखें तो एरिन इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, शार्प दिख रहे हैं। ऑब्वियसली मेन यही है कि पीक कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर बात करूँ कायरन की, कायरन का हमें क्लियर है, उन्होंने 2 बार पीक कर लिया है और दोनों बार अपनी लाइफ की बेस्ट उन्होंने शेप दिखाई है। अब तीसरी बार ओलंपिया में कैसे दिखेंगे ये मैं प्रेडिक्शन वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उनके अपडेट्स
बताने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। सब चीज़ें ऐसे हैं ना कि अभी हाल ही में हमने हाल फिलहाल में देखी हैं इन सारे एथलीट्स को, तो इसलिए अपडेट्स इन दोनों एथलीट्स के देने का उतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है, हमने इनको हाल ही में देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं तो ब्रेंडन हेनरिक्सन की बात आ जाती है। अब ये चैम्प जो हमारे पुराने चैम्प हैं, ये अपडेट्स इस तरीके से देते हैं कि ना एक जैसे ही दिखे हैं पूरे साल। और इनका ऐसा था ना कि एरिन बैंक्स ने सबसे पहले खुलासा करा था कि ये इंसान रिटायरमेंट लेने वाला है। अब विश्वास नहीं हुआ हमें फैंस को, यार ब्रेंडन हेनरिक्सन क्यों रिटायरमेंट लेंगे, इतनी अच्छी बॉडी बना करके बैठे हैं, एकदम करियर में अपना इतना बढ़िया ट्रांजिशन लेकर के चल रहे हैं। देखो जो ट्रांजिशन ब्रेंडन हेनरिक्सन ने मारा है ना, वो पुराने 2016-17 के ज़माने से और आज के मेंस फिजिक के ज़माने के अंदर वो ट्रांजिशन और किसी ने नहीं लिया। सारे एथलीट्स उसी टाइम पे रह गए पीछे। रायन टेरी तब भी ऐसे दिखते थे, अब भी ऐसे दिखते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। आंड्रे फर्ग्यूसन को देख लो, 2018 में ज़्यादा अच्छे दिखते थे, आज देख लो कैसे दिखते हैं। जेरमी पोर्टविन पहले भी जैसे दिखते थे वैसे भी आज ही दिखते हैं। तो एथलीट्स पहले के जो थे ना पुराने ज़माने के, वो कुछ खास इंप्रूव नहीं हुए हैं, वहीं की वहीं उसी ज़माने में रह गए, थोड़ा बहुत इंप्रूव हुए हैं। ऐसा एथलीट आपको नहीं मिलेगा जो पास्ट से प्रेजेंट में खुद को खींच के लाया है और अपने आप को इस ज़माने के हिसाब से ढाला है। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ब्रेंडन हेनरिक्सन ने ही करी, अगर आप गौर करोगे। आज के एथलीट्स के बीच में पूरे तरीके से खड़े होते हैं, जीतते हैं, टाइटल में पकड़ के बना के इतनी अच्छे से रखे हुए कि टॉप 2 में तो प्लेस होते ही होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि ब्रेंडन हेनरिक्सन एक सबसे ज़्यादा अंडररेटेड मेंस फिजिक एथलीट है। टैलेंट है, स्किल्स हैं, लेकिन लोग बात जेरेमी की करते हैं या रायन टेरी की ज़्यादा कर लेते हैं या फिर अभी एरिन बैंक्स की। देखते हैं ये और इनके कोच क्या इस बार कमाल करते हैं, क्योंकि इनके कोच ने भी बहुत बढ़िया इनकी फिजिक, जब से नील हिल के अंडर आए हैं तब से इनके कोच ने इनकी फिजिक पूरी बदल के रख दी है। कई लोग कहते थे कि नए नए आए हैं, एकदम से 10 दिन पहले ओलंपिया से पहले जब आए थे ना, तो 10 दिन पहले इन्होंने नील हिल को ज्वाइन करा था। ये बात है 2020 की। तब कई लोगों ने बोला था यार क्या कोच करवा देगा, 10 दिन में तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन ये भूल जाते हैं हम लोग कि आखिर के वो पीक वीक के प्रोटोकॉल्स वो ही सबसे अहम होते हैं। जो इंसान उसको समझ गया ना गेम उसका, तो वही नील हिल ने समझा। एक बारी में तुक्का लग सकता है पहले साल, दूसरे साल तुक्का लग सकता है, तीसरे साल तुक्का नहीं लग सकता। और कंसिस्टेंटली नील हिल ने जब से ब्रेंडन हेनरिक्सन को अपने अंडर लिया है, लगातार ये एथलीट छिला हुआ आया है, हमेशा पीक करके आया है, कभी पीक मिस नहीं करी। बल्कि पिछले साल जब ब्रेंडन हेनरिक्सन हारे हैं तब सबसे अच्छे दिखे थे अपने करियर में। हार जीत तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन सही में जब भी हेनरिक्सन स्टेज पे उतरते हैं तो अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी परफॉर्मेंस से तो कहर ढा देते हैं। ये मैं थोड़े वर्ड्स इसलिए भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब लास्ट ओलंपिया है इनका। इस बार देखते हैं इन दोनों का क्या प्लान है, नील और ब्रेंडन का। क्या इस बार नया चेंज लेकर आते हैं अपनी बॉडी में। यहाँ पर अभी के अपडेट्स आप देख सकते हो, कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। मेन स्टेज पे कैसे दिखते हैं उसी से हमें मतलब है। इसके बाद अगले एथलीट पे चलते हैं। डियोगो की बात आ जाती है। डियोगो ने पिछले साल 3rd प्लेसिंग लिया और उससे पिछले साल भी इन्होंने 3rd प्लेसिंग ओलंपिया में लिया था। तो ये भी कोई तुक्के वाली बात नहीं है कि लगातार 2 साल तक ये 3rd आ रहे हैं। तो इनकी फिजिक भी बहुत खतरनाक लगती है जजिस को। एब्स का सेक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो इनको चाहिए ना वो लेकर के आ रहे हैं स्टेज पे। तो अभी इनका ऐसा अपडेट आपको दिखाई देगा। इस बार भी देखते हैं कहाँ प्रेडिक्ट मैं इनको करने वाला हूँ और कहाँ पर ये प्लेस होने वाले हैं। इसके बाद अगला अपडेट आता है दोस्तों चार्जो ग्रैंड का। चार्जो ने पिछले साल 4th प्लेसिंग ली। ओमार के साथ में ट्रेनिंग करते हैं, ओमार वेंचुरा। और यहाँ पर चार्जो ग्रैंड भी बहुत अच्छी अपनी फिजिक दिखाते हैं। जहाँ डियोगो का एब्स का सेक्शन विजिबल ही नहीं होता है, वहीं चार्जो अपने एब्स और ऑब्लिक्स की वजह से ही जाने जाते हैं। इनकी बॉडी में फाइबर्स और राउंडनेस बहुत अच्छी है। जैसे चेस्ट के अंदर आप फाइबर्स देखोगे, डेल्ट्स के अंदर आप राउंडनेस। तो इस तरीके से चार्जो ग्रैंड की फिजिक है। इस बार अगर शार्प आएंगे तो बहुत खतरनाक फिर से हो सकते हैं, लेकिन चार्जो के साथ प्रॉब्लम ही तो शार्पनेस की होती है। इस बार भी कोई ज़्यादा शार्प नहीं दिखी जितने भी शोज इन्होंने जीते, जैसे कि सैन एंटोनियो प्रो। तो इसीलिए इस वजह से ये हो सकता है पीछे भी चले जाए, टॉप 10 के भी बाहर हो जाए। तो इनको प्रेडिक्ट करना इसलिए सबसे ज़्यादा टफ है मेरे लिए। और ये मैं सही में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे एथलीट हैं, मैं इनको 15th पे प्रेडिक्ट करूंगा ये 4th पे आ जाएंगे, 4th पे करूंगा ये 15th भी चले जाएंगे वापस। इनका वो हिसाब किताब रहता है। इसके बाद अगर बात करूँ, नाम आ जाता है एडवन पल्मीरा। यही पिछले साल 5th प्लेस पर आने वाले एथलीट। तो ब्राज़ीलियन एथलीट है, बहुत अच्छी बॉडी इनकी इस वक्त पे नजर आ रही है। अपडेट्स के अंदर एकदम हार्ड ग्रेनी लुक है इनके अंदर में। ये डेफिनेटली इस साल अपनी टॉप 10 में जगह बनाएंगे फिर से। जब पिछले साल 5th आ गए थे तो आप समझ सकते हो। इस वक्त पे आपको इनके अपडेट्स में ऐसी बॉडी दिख रही होगी, फ्रंट से बहुत अच्छे ग्रेनी दिख रहे हैं और बैक इनकी काफ़ी 3D राउंड और हार्ड है। तो कंप्लीट फिजिक ऑलमोस्ट कह सकते हो। इसके बाद अगले एथलीट रायन टेरी। रायन ने कम्पीट किया था इस बार पिट्सबर्ग में और कॉरे मॉरिस से हार गए थे। इसके बाद ये खेलते हैं अगले हफ्ते न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क को जीत करके ओलंपिक की क्वालिफिकेशन अचीव कर लेते हैं। रायन की फिजिक अभी इस टाइम पे ऐसी दिखाई दे रही है, हालांकि फिजिक अब थोड़ी सी एजिड लगने लग गई, क्योंकि इनका जो एब्स का सेक्शन है ना वहाँ पर अब थोड़ा सा ना वो स्किन थोड़ी लूज दिखने लग गई है। लोअर एब के एक सेक्शन में वो स्किन अब ऐसी लगती है जैसे कि टाइम हो गया कम्पीट करते हुए। और रायन टेरी के अंदर मेन है बैक के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है जब से हम इनको कम्पीट करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा बहुत अब बॉडी के अंदर क्या है कि हार्डनेस आने लग गई, जैसे कि डेल्ट्स के अंदर आपको हार्डनेस दिखेगी, लेकिन बॉडी आउटस्टैंड नहीं करती। और आज के चैंपियंस को
आउटवर्क नहीं कर पा रही। फिलहाल इनकी फिजिक आपको ऐसी दिखेगी, इनके लेग्स में आपको क्रॉस ट्राइशन दिखेगी, एक बैलेंस्ड फिजिक है रायन की, और शोल्डर्स में हमेशा जो फाइबर दिखते हैं ना, ऐसा लगता है कि रायन टेरी से ज़्यादा इंप्रेसिव तो कोई एथलीट हो ही नहीं सकता। अपने अपडेट्स में लीडिंग टू द ओलंपिया ये सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव एथलीट लगते हैं मुझे। और ये लास्ट फोटो भी फिलीथ के साथ में, ऐसा लग रहा है रायन टेरी इस बार सबको ही खा जाने वाले हैं। तो रायन टेरी को अगर डालना हो ना, मैं एक इंस्टाग्राम एथलीट के तौर पे ज़्यादा उनको रखूंगा। वैसे भी वो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के तौर पे ज़्यादा जाने गए हैं, क्योंकि रायन की फोटोग्राफ्स ऐसी आती है कि वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फाइबर से भरी हुई है इस वक्त उनकी चेस्ट, उनके डेल्स, उनकी बॉडी का एक एक अंग मतलब एक एक मसल। तो इसलिए इस बार के रायन टेरी मुझे सबसे ज़्यादा थिक लग रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ना, तो थिकनेस बढ़िया है इनकी बॉडी में, एटलीस्ट ये पिक्चर्स ये बता रही है। रियलिटी बताएंगे ये स्टेज पे। फिलहाल इनकी दोबारा भी बात करने वाला हूँ मैं प्रिडिक्शन में। अब हम बात करते हैं अगले एथलीट कॉरे मॉरिस। तो कॉरे मॉरिस ने पिछले साल से छिलना शुरू कर दिया था, यानी कि श्रेडेड आना शुरू कर दिया था। अब इस साल इन्होंने जितने भी शोज़ खेले हैं ना, उसमें से 2 शोज़ जीत करके बैठे हैं और दोनों के अंदर बहुत अच्छे दिखे, स्पेशली पिट्सबर्ग में। इस बार जिस तरीके की फिजिक कॉरे लेकर आ रहे हैं ना, इनकी बॉडी अब ना पता है सिर्फ कंडीशन नहीं हो रही है, इनकी बॉडी ना रिफाइनमेंट पहले से ज़्यादा पकड़ने लग गई है, क्योंकि छिले हुए पिछले साल से आना शुरू कर चुके थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, मसल का एक एक फाइबर अब ज़्यादा निखर रहा है। ये होती है रिफाइनमेंट का बढ़ जाना। जैसे कि लेट्स से कॉरे अभी पिट्सबर्ग में जब जीते थे, इनकी बैक के अंदर आपको छोटे छोटे से फाइबर्स दिखेंगे जो पहले उतने विजिबल नहीं थे। कॉरे इसलिए बन जाते हैं और डेंजरस इस साल। देखो पिछले साल आ गए थे 8th ओलंपिया में, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी इस साल ओलंपिया में टॉप 8 के अंदर भी आने के लिए, क्योंकि एथलीट्स की संख्या बढ़ चुकी है। तो कॉरे को छिला हुआ तो फिर आना ही आना पड़ेगा, आराम से बैठने से काम नहीं चलेगा। अगले एथलीट की अगर बात करूं, इसमें नाम आ जाता है अली बिलाल का। अली बिलाल का साल पिछले साल जैसा गया था ना, दे धनादन शोज पे शोज और सारे के सारे जीत रहे थे। इस बार का साल इस तरीके से नहीं जा रहा है। ज्यादातर शोज तो ये हार करके बैठे हैं, सिर्फ एक ही शो ये जीत पाए थे अभी, जो उन्होंने रिसेंटली जीता था। अली जब भुवन से शो हार गए ना, तब इनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ी कि यार भुवन चौहान से शो कैसे हार सकता है, वो भी ऐसा एथलीट जो 9th आके चल रहा है ओलंपिया में। तो हाँ, पिछले साल तो आ गए थे 9th, लेकिन इस बार क्या टॉप 10 में आ सकते हैं। इस वक्त पे अली अपना ये अपडेट दिखाते हैं लो कार्ब डे का, और चेस्ट में पड़ रहे हैं खतरनाक वाले फाइबर्स, बढ़िया बॉडी के अंदर ग्रेनीनेस है। बैक इनका एक वीक पॉइंट है जिसके लिए ये भी कंसर्न है। देखते हैं ओलंपिया में बैक कितनी इंप्रूव करके ला पाते हैं। वैसे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, मेन रिफाइनमेंट कितनी आएगी, क्योंकि कंपीट इतना करते हैं शोज टू शोज के बॉडी पे ऐसे में लोड पड़ने लगता है, बॉडी टायर्ड अप होने लगती है। ओलंपिया में क्या पीक कर पाएंगे इस वजह से, अपने बेस्ट एवर वर्जन में आ पाएंगे, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इसीलिए इस बार मैं इतना खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उनको टॉप 10 में प्लेस करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन जो होना होगा वो तो वैसे ही होगा। अब आ जाते हैं अपने बिंदास एथलीट आंड्रे फर्गूसन, पिछले साल 10th प्लेस लेकर आने वाले, इस बार ओलंपिया में क्वालिफाई हो गए मायामी प्रो जीत करके, और लीजन के अंदर भी इन्होंने कम्पीट किया था, उसमें भी 3rd प्लेस पर आ गए थे। ये अपने मस्त मौला इंसान है, एकदम बढ़िया तरीके से चलते हैं, इनको ज़्यादा फिक्र नहीं है कहाँ पे प्लेस होते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कितनी एनर्जी लगाते हैं या फिर कितने अलर्ट रहते हैं स्टेज पे, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। बाकी इंप्रूवमेंट के नाम पे पहले ज़्यादा इंप्रूव्ड थे 2018-19 में, अब तो नीचे ही आ गए हैं। वेस्ट वाइड हो गई है, शोल्डर्स छोटे हो गए हैं, और एज के साथ साथ अब वही है कि मिड सेक्शन ब्लॉक ही होता जा रहा है। तो इसीलिए इनसे मेरे को अब ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हालांकि एक टाइम पे मैं ख्वाब देखा करता था कि आंड्रे फर्गूसन एक दिन मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंप बनेंगे, पर फैंस के चाहने से कुछ नहीं होता, उसको ख्वाब खुद एथलीट को भी देखना पड़ता है। ब्रेंडन हेंड्रिक्सन ने वो ख्वाब देखा तो उन्होंने अचीव किया। फिलहाल इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के इनको चेक करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं ब्लॉक्ड हूँ। आंड्रे भुवन दोनों ने ब्लॉक कर रखा है ना। मैं याद दिला दूँ, ये किस्सा पिछले साल इसी मेंस फिजिक की प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए इनके अपडेट्स चेक करना भी एक टेढ़ी खीर है मेरे लिए। इसके बाद अगला अपडेट भुवन चौहान। तो भुवन को मैं बेसिकली कवर पहले तो नहीं करने वाला था, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाए अपनी फिजिक में, जिसका कि मेरे को भी अंदाज़ा मिला दूसरे ही यूट्यूब चैनल्स से। तो अब मैंने इंस्टाग्राम जब एक्सेस किया तो पता लगा कि इनकी फिजिक में कोई बदलाव नहीं है। जिन भी यूट्यूब चैनल्स ने डाला था कि ये हो गया वो हो गया, भुवन की फिजिक चेंज हो गई, वो सब वही फेक टाइटल्स और थंबनेल्स की वजह से जो हाइप क्रिएट करी गई थी बस वही थी। फिलहाल इनकी फिजिक वही सेम दिख रही है, और इस बार मैं अभी इनको प्रेडिक्ट नहीं करूँगा, तो इनको प्रेडिक्ट करके भी 16th का 15th ही कर दूंगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमारा एक्साइटेड होना बनता है। बाकी प्रैक्टिकली बात करूं, असाइड फ्रॉम दैट एक्साइटमेंट, ये उसी लेवल पे अभी भी हैं जैसे पहले थे। तो ये मैं बिना किसी हेट के बात कर रहा हूँ, जो चीज़ सामने सामने है। हाँ, जिन लोगों को एक्साइटमेंट है, जिनमें मैं भी आता हूँ, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा एथलीट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिया में। अब इसके बाद जेरेमी पोर्टविन आ जाते हैं। पोर्टविन ने ये वाला शो जीत करके इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया। पोर्टविन की मैंने कवरेज तब करी थी जब इनको ट्रेनबोलोन के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लग गई थी सोने में, वर्कआउट करने में, और इन्होंने अपना सारा मसल मास लूज कर दिया था। अभी भी पोर्टविन बता रहे रिसेंट कल के ही अपडेट में कि इनकी बॉडी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि ये प्रेप कर रहे हैं, ओलंपिया में कम्पीट ज़रूर करेंगे, लेकिन ये बीमार रह रहे हैं, दिक्कत आ रही है इनको फूड डाइजेस्ट करने में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपना बेस्ट वर्जन लाने की कोशिश करूंगा, एटलीस्ट मैं गिव
गिव अप नहीं कर रहा हूँ। और इस वक्त पे ऐसे दिख रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं ये। मेन अब वही है, थिकनेस के मामले में फ्रंट से बहुत हैवी है, पीछे से थोड़े से ये छोटे रह सकते हैं, क्योंकि इतने दिक्कतों के बावजूद प्रेप ही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो वही इनके लिए काफ़ी बड़ी बात है। देखते हैं कहाँ पे प्लेस होते हैं। इसके बाद एक और जेरेमी की बात आ जाती है, जेरेमी बुएंडिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर बात करते हैं एक नए लॉन्च हुए प्रोडक्ट की। यह दोस्तों मसल ब्लेस की ओर से आने वाली प्रोटीन बार, जिसके अंदर हर एक बार में 20 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, क्योंकि ये एक अपग्रेडेड प्रोटीन बार का वर्जन है। पहले भी ये प्रोटीन बार आती थी, पर इस बार अपग्रेड होके आई है। इसके अंदर में फाइबर 7.17 ग्राम इन्होंने बढ़ा दिया, जो पहले 4 ग्राम के करीब आता था। बार ओवरऑल पहले से थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है साइज में। आपको इसके अंदर में एडिड शुगर्स कम देखने को मिलेंगे पहले से। तो प्रोटीन बार का हम क्या करते हैं, देखो स्नैक करने के लिए होता है। अगर आपको मील्स के बीच में भूख लग रही है तो कुछ उल्टा खाने से ज़्यादा अच्छा प्रोटीन बार ले सकते हो। कहीं बाहर जा रहे हो, अपना वे प्रोटीन कैरी नहीं कर सकते, अपना मील कैरी नहीं कर सकते, इसको बैग में डाला ले जाओ। तो इसीलिए इसको कभी भी लेने के लिए बनाया गया है। कंप्लीट एक मील रिप्लेसमेंट का ये काम करता है, क्योंकि इसके अंदर में फाइबर भी डाला हुआ है, प्रोटीन भी है, एडिड फैट्स भी है। इस प्रोटीन बार को खरीदने के लिए आपको 700 रुपये चुकाने होंगे, लेकिन अगर आप इसमें मेरा डिस्काउंट कूपन अप्लाई करोगे तो आपको और इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको खरीदने के लिए आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और उसके बाद सीधा आप इस प्रोटीन बार को खरीद सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जेरेमी बुएंडिया द किंग वापस आ चुके हैं। इसी साल इन्होंने अनाउंस करा था कि मैं वापस आ रहा हूँ कम्पीट करने के लिए, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ था इस चीज़ से। बुएंडिया ने अपनी फिजिक भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी ना ब्रेंडन हेंड्रिक्सन की, बुएंडिया ने भी अपनी फिजिक में एक अपग्रेड करा है। पहले के बुएंडिया 2016 के अलग थे, आज के अलग हैं। तो फ़र्क तो आया है फिजिक में, लेकिन स्टिल काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि ये फ़र्क भी काफ़ी नहीं पड़ेगा ओलंपिया जितवाने के लिए। और एरिन बैंक्स या फिर नए एथलीट्स जैसे कि कायरन होल्डन, उनको ये चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन बुएंडिया भी अपनी तरफ से लगातार जितनी स्ट्रगल कर सकते हैं, रोज़ एक नई परेशानी से जूझते हुए compete करने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक बड़ी बात है। इसलिए दोनों ही जेरेमी, चाहे पोर्टविन हो चाहे बुएंडिया हो, दोनों की दोनों स्ट्रगल अपनी बॉडी से ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रेप के दौरान। दोनों ही जेरेमी बीमार होकर चल रहे हैं इस प्रेप के अंदर, फूड डाइजेशन का इशू है तब भी प्रेप कर रहे हैं, और वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। हमें बस स्टेज पे एक फिजिक नज़र आती है जिसको हम जज कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रगल है भाई। बॉडी बिल्डिंग वो घूमे हुए दिमाग वाले लोगों के लिए स्पोर्ट है, और जिस लेवल पे ये लोग compete कर रहे हैं ना, बहुत टफ चीज़ होती है। तो फिलहाल इनकी सारी कहानी हमारे सामने रही। जेरेमी ने लगातार अपने फिजिक अपडेट बहुत ज़्यादा इस बार दिखाए, और हमें क्लियर है कि बुएंडिया की फिजिक अभी कैसी दिख रही है। देखते हैं कहाँ पे ये प्लेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक और एथलीट को मैं मेंशन कर दूं, नहीं करूँगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी उसके साथ। ये नाम आता है कार्लोस जी ओलिवेरा, काइकी प्रो। इन्होंने पिछले साल जब 15th प्लेसिंग अचीव करी ना, तो इनका नाम ऐसे ख़राब हुआ कि सब लोग भूल ही गए इन्हें। लेकिन हाल फिलहाल के इनके अपडेट्स आप अभी देखो। सडीक के साथ इन्होंने ट्रेनिंग करी, और इस वक्त पे जब ये पोज कर रहे थे जिम के अंदर मिरर के सामने, तो ये एथलीट लगा ही नहीं कि मेंस फिजिक एथलीट है। ये लग रहे हैं क्लासिक फिजिक एथलीट, और हार्डनेस उस लेवल की है ना, एक मेंस फिजिक एथलीट में नहीं होती है। इनकी बॉडी भरी पड़ी है फाइबर्स से, ये प्योर ग्रेनी मसल मैच्योर्ड एथलीट है। तो काइकी प्रो हालांकि जितने अच्छे इंस्टाग्राम पे दिखते हैं उतने अच्छे स्टेज पे नहीं दिख पाते। पता नहीं क्यों इनकी बॉडी मेंस फिजिक पोजेस करते हुए बहुत ही फ्लैट सी दिखती है, और वहीं जब ये क्लासिक फिजिक पोज हिट करते हैं तो इनकी बॉडी फूल के निकलती है। तो शायद ये एक वजह हो सकती है। इसलिए मेंस फिजिक एथलीट से ज़्यादा अच्छे क्लासिक फिजिक एथलीट बन सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक अच्छे एथलीट हैं, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी भी, और बहुत ही ज़बरदस्त इस बार दिख सकते हैं। टॉप 10 में ये भी अपनी जगह बना सकते हैं। अब डायरेक्टली हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले और लास्ट सेक्शन पे। यह है प्रेडिक्शन का सेक्शन। यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा फर्स्ट से लास्ट तक, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा खासा शौक लगने वाला है आप लोगों को, और आप लोग अच्छी खासी बातें लिखने वाले हो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए। सबसे पहला नंबर मेरे हिसाब से दोबारा यहाँ पर लगेगा एरिन बैंक्स का। एरिन ने जो गलती करी, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा वही गलती कर देंगे और यहाँ पर फिर से ऑफ आ जाएंगे। मैंने बताया एक बहुत छोटी सी मिस्टेक थी जो कुछ घंटों में सुधारी जा सकती है, और एरिन बिल्कुल रेडी चल रहे हैं अभी इस वक्त पे, और मुझे नहीं लगता कि इनकी फिजिक में ऐसी एक भी कमी है जो इनको पीछे रख सकती है, एक्सेप्ट लेग्स। अगर जजेस इस बार लेग्स देखने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने बोला भी है, तो एरिन से ज़्यादा अच्छे लेग्स कायरन पे है, एरिन से ज़्यादा अच्छे लेग्स ब्रेंडन पे है। इस चीज़ में पीछे वो हो सकते हैं। तो जजिंग का कुछ नहीं मालूम, जजेस क्या देख रहे हैं, पूरा मूड का गेम है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। इस बार उनका मूड बन गया, चलो भाई लेग्स भी देख लेते हैं। इसलिए अभी तक मैं वही सोच के चल रहा हूँ, उसी तरीके से जिस तरह से जजिंग होती आई है। एरिन को उन्होंने फेवर करा है लगातार, तो मुझे लगता है इस बार भी करेंगे। और रही कंडीशनिंग नेल करने वाली बात, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ ये अपनी बेस्ट कंडीशनिंग दिखाएंगे इस बार के ओलंपिया में, और अच्छे दिखेंगे। वैसे भी अगर आप एरिन का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, तो इस लास्ट लीजेंड स्पोर्ट्स के अलावा इन्होंने कभी भी कोई ख़राब कंडीशनिंग नहीं दिखाई अपने पिछले 2 साल के करियर में। उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से मैं इनको यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मेंस फिजिक चैम्पियन।
इस साल के लिए। इसके बाद सेकंड नंबर पर मुझे लगता है आएंगे ब्रैंडन हेंड्रिक्सन। ब्रैंडन बहुत अच्छे कंडीशन छिले हुए आने वाले हैं इस बार हमेशा की तरह से, लेकिन उनको जो पीछे रखेगी वो आई थिंक उनकी बैक रखेगी। उनकी बैक देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो 2020 में स्टक हो गई हो, क्योंकि ब्रैंडन ओवरऑल बहुत अच्छे हुए हैं, ग्रो करे, लेकिन बैक इनकी बहुत छोटी लगती है जब ये एरिन बैंक्स के आगे खड़े होते हैं। जब ये अपने बैक का पोज मारते हैं जो उनका मेंस फिजिक पोज होता है, उस दौरान उनकी बैक उतनी वाइड नहीं लगती, वो लैट्स उतने वाइड नहीं लगते। एट द सेम टाइम थिकनेस भी उतनी नहीं है जितनी एरिन बैंक्स में है। एक और बात बताऊं, इनसे ज्यादा थिकनेस इस वक्त बैक के अंदर कायरन होल्डन होल्ड करके बैठे हैं। देखो मेंस फिजिक का गेम कहाँ रिलाई करता है ना, पूरा का पूरा रिलाई करता है ये कंडीशनिंग पे। ये बात मैं पिछले 3 सालों से दोहराते आ रहा हूँ जब से प्रेडिक्शन वीडियोस बना रहा हूँ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे वापस, कायरन की बात करते हैं। इस साल कई लोगों को लग रहा होगा कायरन भी जीत सकते हैं मेंस फिजिक, कई लोगों ने प्रेडिक्ट भी कर दिया होगा, और बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ब्रैंडन भी जीत सकते हैं और वापस से एरिन बैंक्स भी जीत सकते हैं। क्यों? तीनों में से कोई भी जीत सकता है, क्योंकि ये तीनों के एथलीट्स की बॉडी ना बहुत ज्यादा आपस में कम से कम गैप बना के चल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने रखूंगा एक प्रोबेबिलिटी जिसके हिसाब से मैं इन तीनों एथलीट्स की प्लेसिंग्स को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पे एरिन को प्रेडिक्ट किया बिकॉज मुझे लगता था वो अपनी गलती से सीखेंगे ये सोच के। सेकंड पे मैं ब्रैंडन को डाल रहा हूँ बिकॉज उनका कंफर्म है कि वो शार्प तो आएंगे ही आएंगे, उनको कोई चीज़ रोक नहीं सकती एक्सेप्ट उनके बैक के। सीधी सी बात कर रहा हूँ सामने सामने आपके। थर्ड पे मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट करके चल रहा हूँ कायरन होल्डन को, इसीलिए क्योंकि उन्होंने 2 बार सबसे बेस्ट पीक करा अभी तक के पिछले शोज में। इतना अच्छा पीक कर लिया कि तीसरी बार उतना अच्छा आना एक पॉसिबिलिटी में काउंट कम होता है। चांस नहीं है कि आप 2 बार लाइफ में बेस्ट पीक कर रहे हो और तीसरी बार भी आप लाइफ में बेस्ट पीक करके जा रहे हो। इसलिए सबसे कम प्रोबेबिलिटी जो है ना पीक करने की, वो अभी मुझे लगता है कायरन होल्डन के पास में है, क्योंकि उनकी बॉडी ने 2 प्रो शोज झेले अपने ऊपर। उनसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एरिन बैंक्स कैरी कर रहे हैं, और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी पीक जो होके आएंगे ही आएंगे वो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर आपको ब्रैंडन हेंड्रिक्सन इस बार अपना चौथा टाइटल जीतते हुए दिख जाए। मैं सही में चाहता हूँ ब्रैंडन हेंड्रिक्सन जैसे एथलीट को मैं जीतते हुए सही में देखना चाहता हूँ, बहुत तगड़े एथलीट हैं। तो इसीलिए ये तीनों एथलीट्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव और इस गेम को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट इस साल बनेंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और इसलिए अभी इन तीनों की मैंने आपको प्लेसिंग्स रिवील करी मेरे हिसाब से जो आ सकती है, मतलब जजेस भी जो सोच के चलेंगे उस दिन। तो यहाँ पर थर्ड पे मैं कायरन होल्डन को इस वक्त के लिए डालता हूँ, सेकंड पे ब्रैंडन, फर्स्ट पे एरिन। फोर्थ प्लेसिंग की अगर बात करूँ, यहाँ पर डियोगो लग सकते हैं, क्योंकि डियोगो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने कायरन को हराया था और उससे पिछले साल भी हराया था। डियोगो थर्ड आते हैं आमतौर पे, लेकिन इस साल कायरन के इंप्रूवमेंट्स देखते हुए मैंने डियोगो को पीछे फोर्थ पे डाल दिया। नहीं तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं डियोगो को अभी भी थर्ड पे डाल सकता था, क्योंकि इनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स बोलते हैं। डियोगो फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ नंबर। तो यहाँ पर नाम आएगा 2 एथलीट्स का, रायन टेरी और एडवन। रायन टेरी क्यों? हाल ही में इन्होंने फिलीत के साथ में फोटो शूट किया था और फिल ने ना एक कमेंट लिखा था इनके उस वाले पिक्चर के नीचे जिसमें कि रायन बहुत ज़्यादा थिक लग रहे थे। उन्होंने लिखा था कि अमेजिंग। फिल ने जब जिस एथलीट के लिए कुछ बोला है ना, वो उसको खुश करने के लिए नहीं बोला, और ये हमने पहले भी देखा है। डेक्स्टर जैक्सन के लिए एक टाइम पे 2019 में बोला था फिल ने कि ये बहुत खतरनाक हो चुके हैं, और उस टाइम पे डेक्स्टर आर्नोल्ड में सेकंड आए थे जब ग्रैमी को भी हरा दिया था, और उसके बाद में अपना लास्ट प्रो शो जीता। तो जब वो किसी एथलीट के लिए कुछ बोलते हैं ना, मैंने कई बार ये चीज़ देखी है, वो सीरियसली बोलते हैं। रायन टेरी इस बार लग रहे हैं सही में अच्छे, और मुझे उम्मीद है कि वो अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट रायन टेरी बन के आएंगे। सेम टाइम पे अगर बात करूँ एडवन की, पिछले साल जो 5th आए थे, इस बार बहुत ज़्यादा और पहले से ज़्यादा थिक हो चुके हैं। साथ ही साथ पिछले साल 88 kg पे इन्होंने ओलंपिया में कम्पीट किया, इस साल 96 किलो के अभी हो चुके हैं ये। हार्डनेस इनकी आपको दिख रही होगी अभी रिसेंट अपडेट्स में, खासतौर से जो 13 अक्टूबर वाला अपडेट है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक, पता है कहाँ बैठेंगे? रायन टेरी के आगे बैक में। इनके पास जो बैक है ना, टेरी अभी भी वो वाली बैक नहीं ला पा रहे हैं, वो अभी भी वहीं पर ही हल्के पड़ेंगे। फ्रंट बॉडी की अगर बात करूँ तो भी एडवन के एब्स अब बहुत इम्प्रूव्ड है पहले से, और पोज करने का तरीका इनको पहले से बेहतर पता है। ओलंपिक में पिछले साल अजीब तरीके से थोड़ा पोज करे थे, इस साल इन्होंने अपना तरीका भी सुधार लिया। ऐसे में एडवन रायन टेरी को हरा सकते हैं। मेनली वही है, अगर रायन ऑफ आ गए तब तो कोई कहानी नहीं है, फिर तो रायन टेरी भी टॉप 10 के बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर रायन टेरी एकदम ऑन पॉइंट पील्ड श्रेडिड आ गए ना, तो वो एडवन को अच्छी खासी टक्कर देंगे, लेकिन स्टिल मुझे लगता है हार जाएंगे बैक में। इसलिए यहाँ पर 5th प्लेस मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एडवन का फिर से, और रायन उस हिसाब से 6th आएंगे। 7th नंबर मुझे लगता है लगेगा कॉरे मोरेस का। कॉरे मोरेस बहुत अच्छे एथलीट है, लेकिन इस साल कम्पीट काफ़ी बार कर चुके हैं। मेनली ओलंपिया में अगर वो ज़्यादा छेड़खानी ना करे और पिछले साल वाले भी कंडीशनिंग लेकर के आ जाएँ, तो उनका 7th नंबर इस साल आ जाना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर पिछले साल से थोड़ी सी इंप्रूव्ड कंडीशनिंग आई तो ये रायन और एडवन से लड़ते हुए नजर आएंगे। बेसिकली एडवन, रायन और कॉरे, ये तीनों आपस में लड़ते हुए नजर आने चाहिए। फिलहाल इनको 7th पे डालूंगा। आपको हैरानी हो रही होगी अभी तक भी मैंने जेरेमी बुंडिया का नाम नहीं लिया दोस्तों। हाँ, तो अब अगला स्पॉट यहाँ पर आता है 8th, और यहाँ पर फाइनली मैं प्रेडिक्ट करूंगा सिडी पोको।
सीडी इस बार जिस तरीके से चमके है ना, उनकी फिजिक पीछे से बहुत तगड़ी है, उनकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके एब्स आगे की तरफ से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, मतलब एब्स तो आगे की तरफ से ही दिखते हैं, लेकिन उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स का एरिया वीक है। पर सीडी लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पर हराते आए हैं अच्छे खासे एथलीट्स को। इसके बाद अगर 9th प्लेसिंग की बात करूँ तो 9th प्लेसिंग पिछले साल जहाँ मैंने अली बिलाल को दिया था, इस साल वो प्लेसिंग मैं प्रेडिक्ट करता हूँ यहाँ पर हमारे पुराने रेनिंग चैंप जेरेमी बुएंडिया के लिए। हाँ, मुझे लगता है जेरेमी इस साल 9th 8th के आसपास यहीं कहीं आएंगे, इतना पीछे आएंगे और सेकंड कॉल आउट के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे। ये फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। इसका रीज़न जेरेमी की इनकन्सिस्टेंसी। ये सारे एथलीट्स जो पिछले जेरेमी के 4-5 साल गायब होने के बाद से लगातार कम्पीट कर रहे हैं, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे अब, और वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, वो बच्चे अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर ब्रेंडन हेनरिक्सन या रायन टेरी भी इवन जो भी मतलब पहले से लगातार कम्पीट कर रहा है, वो आज सारे लोग ज़्यादा डेंजरस है जेरेमी बुएंडिया से। उनको पता है पीक कैसे करना है स्टेज पे, उनको पता है क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करके लानी है। अब जेरेमी के पास में कई वीक पॉइंट्स आज के डेट में है जो अब दिखाई देते हैं, पहले नहीं दिखते थे। सबसे पहले उनका वो बॉक्सिंग मिड सेक्शन, एक लंबा टॉर्सो जो आपको तब दिखाई नहीं देगा जब वो इंस्टाग्राम पे अपनी फुटेज डालते हैं। हालांकि अभी उन्होंने ये जो अपडेट डाला इसके अंदर आपको बहुत स्मॉल इनका मिड सेक्शन दिख रहा होगा, बिकॉज कैमरा बिल्कुल चेस्ट के पास में प्लेस है, तो चेस्ट में फाइबर्स दिख रहे हैं, चेस्ट में थिकनेस दिख रही है, लेकिन वेस्ट छोटी दिख रही है। पर स्टेज पे ऐसा नहीं होने वाला, स्टेज पे सारी चीज़ें एक्सपोज रहेंगी। तो पहली बात, उनके एब्स उतने गहरे नहीं है, सबसे मेन वही है, लंबा मिड सेक्शन है। और उसके बाद में जब वो पोज मारते तो ऑब्लिक्स उनके नहीं दिखते हैं। ये तो फ्रंट बॉडी हो गई। और पीछे की अगर बैक की बात करूँ तो बैक में वो साइज़, वो थिकनेस नहीं है, उनसे ज़्यादा थिकनेस सीडी के अंदर में है। अब देखो दोस्तों, जेरेमी वन ऑफ माय फेवरेट, बल्कि दी मोस्ट फेवरेट एथलीट है मेरे मेंस फिजिक में, लेकिन मैं बायस्ड नहीं हूँ कि उनको फर्स्ट नंबर पे प्रेडिक्ट कर दूंगा। फेवरेट एथलीट है इसलिए क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने ट्रांजिशन लिया है ना अपनी ज़िंदगी में, हाई देखे, लोज देखे, आज मैक्सिमम आउटपुट निकाल करके अपने शरीर से इस गेम में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक टाइम पे आपको याद होगा जेरेमी भी एरिन बैंक्स ही हुआ करते थे, उसी किस्म का घमंड था उनके अंदर, लेकिन आज वो चेंज्ड है। ये वजह है कि मैं उनका फ़ैन हूँ। खैर, मैं जानता हूँ जेरेमी के अंदर क्या कमी है, इस वजह से मैंने सीडी पो जैसे एथलीट को भी उनसे ऊपर रख दिया, बिकॉज आज जजेस देख रहे हैं अच्छा मिड सेक्शन, एब्स प्रोट्रूड होने चाहिए, बैक में थिकनेस होनी चाहिए। सीडी में वो जेरेमी से ज़्यादा बेहतर है, और ऊपर के एथलीट्स की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो ये मेरा टेक है। आप लोगों का क्या टेक है बुएंडिया को लेकर के? हो सकता है किसी ने फर्स्ट पे भी रखा हो, किसी ने 3rd, 5th, 7th प्लेसिंग पे रखा हो। लिखना, अपना कमेंट ज़रूर करना। इसके बाद 10th प्लेस मेरे हिसाब से आ सकते हैं यहाँ पर कार्लोस डी ओलिवेरा का। कार्लोस ऐसे एथलीट है जो शार्प तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर से वही है, राउंडनेस में कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। उनकी फ्लैट चेस्ट दिखेगी और उनकी बॉडी थोड़ी सी स्क्वायर बॉक्सी टाइप उनकी बॉडी दिखती, तो इसलिए उतना मज़ा नहीं आता उनको मेंस फिजिक के अंदर देखने में। लेकिन बहुत खतरनाक एथलीट हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कार्लोस और ऊपर भी प्लेस हो जाए, डिपेंड करता है किस तरीके से कटिंग करके आएंगे अपनी बॉडी की। यहाँ पर 11th प्लेस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे वही फेवरेट एथलीट आंड्रे फर्जूसन आ सकते हैं इस बार। और आंड्रे इस बार अच्छे दिखाई दिए हमें, 2 शोज़ जो भी इन्होंने खेले। तो आंड्रे ओलंपिया में भी ठीक ठाक ही आएंगे, बिकॉज ओलंपिया में वो कभी अच्छे आते ही नहीं है, ठीक ठाक ही आते हैं, इसलिए आज तक कभी ओलंपिया नहीं जीत पाए। तो इस बार भी मुझे लगता है अपनी पीक वो मिस करते हुए हमें नज़र आएंगे और बहुत एवरेज कंडीशनिंग के साथ में स्टेज पे नज़र आएंगे। इसके बाद 12th प्लेस की बात करूँ तो यहाँ पर लग सकते हैं अगेन जेरेमी पोर्टविन वाले। उनको इतना पीछे इसलिए रखा है क्योंकि अब एथलीट्स काफ़ी सारे ऊपर के बहुत तगड़े तगड़े हो चुके हैं। नहीं तो पहले जेरेमी भी टॉप 5 टॉप 4 में आ जाया करते थे, लेकिन अभी क्या है कि बैक उतनी ज़्यादा थिक नहीं है उनकी, फ्रंट बॉडी उनकी अच्छी दिखती है, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। एब्स भी उनके ज़्यादा अच्छे नहीं, 2 पैक एब्स दिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर रख रहा हूँ। 13th नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर आ सकता है अली बिलाल का। अली बिलाल फ्रंट से तो बहुत तगड़े दिखते हैं, बैक से बहुत वीक दिखते हैं, लेकिन अली के साथ प्रॉब्लम इस साल ये रही कि ये ओवरऑल बहुत ही सॉफ्ट दिखे। इनके एब्स भी उस तरीके से एकदम फुल नहीं आ रहे थे जैसे कि हमने पिछले साल देखा। नतीजा इनकी बॉडी बहुत टायर्ड है, इसीलिए इस तरीके के रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है। फ्लैट ज़्यादा दिखाई दे रही है और उतना ज़्यादा अली हार्ड नहीं दिख रहे पिछले साल की तरह, तो इसलिए अभी 13th पे। 14th की बात करूँ, 14th पे मेरे हिसाब से चार्जो ग्रैंट आ सकते हैं। पिछले साल 4th प्लेस पे आने वाले एथलीट को इस साल मैं 14th पे प्रिडिक्ट करके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस साल इन्होंने किसी भी शो में कम्पीट जहाँ करा है, हालांकि जीत भी गए, लेकिन उन शोज़ में ये बिल्कुल भी शार्प नज़र नहीं आए। इनको कंडीशनिंग नेल करने में दिक्कत होती है। ऐसे एथलीट पे मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा ओलंपिया में कि वो बेस्ट आएगा, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट होने की वजह से पहले भी ये 14th 15th ही आया करते थे, इसलिए मैं इनको दोबारा से यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो मेंस फिजिक एथलीट वही कंसिस्टेंसी इनकी होती है, इनकी शार्पनेस पे डिपेंड पूरी तरह से। अगर यही चार जो शार्प आ जाए
तो आ जाएंगे अभी टॉप 5 में भी, लेकिन फिलहाल 14। इसके बाद 15 की अगर बात करूं तो काफ़ी सारे एथलीट्स के नाम आते हैं इसमें, जैसे बैंकविल हो गए या फिर डैनियल एमंस हो गए। इनमें से मुझे लगता है एक कोई 15 पे आ जाएगा, मान के चलो डैनियल एमंस 15 आ जाएंगे, तो उस हिसाब से फिर 16 पे बैंकविल चले जाएंगे। आप इसका मतलब समझते हो कि इसके आगे मुझे कुछ प्रिडिक्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने कहा था कि भुवन को मैं प्रिडिक्ट नहीं करूँगा इसके अंदर में, और उससे मेरा मतलब यही था। ऐसा नहीं था कि मैंने प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे हिसाब से अभी भी 16 ही आएंगे, और 16 नंबर वाला एथलीट ऐसे में चाहे 25 नंबर पे प्लेस हो रहा है या 35 नंबर पे प्लेस हो रहा है, वो 16 नंबर का ही कहलाएगा। जजेस से ऊपर किसी को गिनते ही नहीं है ना। तो ये थे दोस्तों मेरे सारे के सारे प्रिडिक्शन, और इसमें मेरी भी थॉट यही है, जिस हिसाब से जजेस इनको प्रिडिक्ट करेंगे ना, जो उस दिन बेस्ट कंडीशनिंग लाएगा उसको ऊपर आने का पूरा पूरा हक है। और इसीलिए यहाँ पर चाहे एरिन बैंक्स हो, ब्रेंडन हेनरिक्सन या फिर कायरन होल्डन, इनमें से कोई भी फर्स्ट आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर जेरेमी बहुत कंडीशन आते हैं इंडिया, तो वो भी बहुत ऊपर प्लेस हो सकते हैं। फिलहाल मुझे भरोसा नहीं है, या मैं खुद को करेक्ट करूं तो मुझे ये नहीं पता कि वो किस तरीके से पीक होंगे, इसीलिए उनको यहाँ पर मैंने इतना नीचे प्लेस किया। बाकी जो भी है, वीडियो तो प्रेडिक्शन ही है, तो आप भी प्रेडिक्शन कर दो और नीचे लिखो आपके हिसाब से कौन किस रैंकिंग पे आएगा। अपने टॉप 10 प्रेडिक्शन लिखना नीचे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और लाइक भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबके अपने अपने थॉट्स है और मैं सबके थॉट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। कुछ भी ठीक हो सकता है जब तक कि हमें सामने सामने ये सारे एथलीट्स एक साथ स्टेज पे खड़े हुए नहीं दिखते। तो इसीलिए आप नीचे लिखो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, देखते हैं आप लोगों की अपनी क्या प्रेडिक्शन रहती है। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और हाँ, बहुत जल्दी आने वाली है क्लासिक फिजिक्स की प्रेडिक्शन वीडियो, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।